बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को और स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स को, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी डिवाइस है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इंकलाब बर्पा कर दिया था और ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर। आप जितनी भी किसी भी डिवाइस के अंदर जब चिप या सर्किट उसके उठाते हैं, उसको निकाल के देखते हैं, तो वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं। तो इस वजह से हम सेमीकंडक्टर्स को डिटेल से देखेंगे, उसकी टाइप्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस और उसकी सर्किट में जो ऑपरेशन है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ डील करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने से ऑपरेट होते हैं। कि वो तमाम इलेक्ट्रिकल सर्किट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने से ऑपरेट होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स डील करती है। और इसके साथ साथ एक और इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि चार्जेस का फ्लो किसी नॉन मेटल या नॉन कंडक्टर में, जिसको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है, उसके अंदर से जो उसका फ्लो है उसकी डिस्कशन भी इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। क्योंकि सेमीकंडक्टर बेसिकली नॉन मेटल कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर से भी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, करंट का फ्लो है, उसकी डिस्कशन को भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही लेके आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारी लाइफ का एक नेसेसरी पार्ट बन चुका हुआ है। हम हर तरफ अपने इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस है उनसे घिरे हुए हैं, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है वो आईसी की है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। आईसी जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। आईसी जो होता है उसके ऊपर बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर जो वो फैब्रिकेट हुए होते हैं, और वो डिफरेंट तरह के सर्किट्स को ऑपरेट करवा के किसी डिवाइस को ऑन करवाते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो किसी भी सर्किट का वो सेमीकंडक्टर ही होता है। तो सेमीकंडक्टर क्या है? ये एक ऐसे मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती है। मतलब ये कि ना वो फुली कंडक्टर्स होते हैं, ना वो फुली इंसुलेटर्स होते हैं। उनमें इंटरमीडिएट दरमियाने से लेवल का जो वो करंट फ्लो करता है, जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक परफेक्ट प्योर सेमीकंडक्टर जो है ना, उसको जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी ना हो, इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। कैसा सेमीकंडक्टर? जिसमें कोई इंप्योरिटी ना हो। अब कोई इंप्योरिटी ना होने का मतलब यह है कि 1 बिलियन होस्ट एटम में अगर एक से कम इंप्योरिटी एटम हो, तो उसको हम प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। 1 बिलियन होस्ट एटम हो और उनमें एक एटम से कम इंप्योरिटी हो, यानी कि इंप्योरिटी का जो है वो एक एटम से कम इंप्योरिटी उसमें पाई जा रही है, इस तरह का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है हम उनको एज ए सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो यहाँ पर मौजूद है। इनमें ये जो डॉटेड लाइंस है ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ब्लू डॉट्स है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनको शो कर रहे हैं। अब ये जो लाइंस है ये प्रोबेबिलिटी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पाथ में, इस जगह पर कहीं पर पाया जाएगा। अब जैसे जैसे आप वी ऑल नो कि इलेक्ट्रॉन जो वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। अगर हम टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है ये कम होनी शुरू हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल जीरो टेम्परेचर पर, जिसको हम जीरो केल्विन टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पर, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, एक जगह पर रुक जाएंगे। अब अगर इस स्टेज पर आप इनको हल्की सी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर दिखाया गया। पिछले चैप्टर में हमने जो है वो एनर्जी बैंड थोड़ी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड में एक एनर्जी गैप होता है, जिसको हम Eg से डिनोट करते हैं। तो ये वैलेंस बैंड है, तो ये कंडक्शन बैंड है, और दरम्यान में एनर्जी गैप है। तो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं होते। अब जैसे हम हल्का सा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उनको प्रोवाइड करते हैं, कोई भी थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि इस एनर्जी गैप को ओवरकम कर लें, और ये जंप करके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो यहां पर ये वैकेंसी छोड़ जाएंगे, जिसको हम होल्स कहते हैं। तो इस तरह से
जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे और करंट जो है वो पास करना शुरू कर देगा, और इस जगह पर कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जो है पास करेगा, जबकि वैलेंस बैंड के अंदर होल्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर मौजूद रहेंगे और इधर इनकी वजह से करंट पास होगा। तो इस तरह से एक सेमी कंडक्टर जो है वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है अगर एक्सटर्नली उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में हो या हीट की सूरत में हो, यानी कि हम उसको किसी भी मीन में एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दें तो उस एनर्जी की मौजूदगी की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैं अभी आपसे पीछे बात कर रहा था कि जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर आपने जरा गौर करना है, मूवमेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में मूव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इस जगह पर इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके बाहर निकल गया, ये यहां से बाहर निकल गया होगा। अब जैसे ये यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से बाहर निकलेगा तो पीछे एक वैकेंसी छोड़ देगा, ये वैकेंसी यहां पर मौजूद है, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ मूव करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल को कवर करने के लिए लेट्स सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो एज यू कैन सी के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, होल जो है वो नीचे की तरफ मूव करता आ रहा है। तो इससे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को ऑपोजिट मूव करते हुए करंट का, अब चार्जेस का फ्लो है तो करंट कहलाता है, तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट मूव होता है, करंट पास होता है, और ये जो सेमीकंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जब डोपिंग के ऊपर। डोपिंग क्या होती है? अब जैसे हम पीछे बात की थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी ना हो। अब उस केस में जब किसी कंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है, वो प्योर है, उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट या एटम मौजूद नहीं है, उस कंडीशन में एक सेमीकंडक्टर असल में फुल कंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। वो किसी तरह का भी कोई करंट फ्लो नहीं करवाता क्योंकि उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो जाते हैं, जम जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। अब कंडक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं जो कि हमें चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। इस काम के लिए हम ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट्स या ग्रुप 5 और ग्रुप 3 से वो इस्तेमाल करते हैं एटम्स है, या वो यूज करते हैं, या ग्रुप 3 के ट्राइवेलेंट एटम्स ही यूज करते हैं। अब हम सिर्फ ग्रुप 5 और 3 के ही एटम्स क्यों लेते हैं उसकी वजह मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि इनको क्यों लिया जाता है। अच्छा, इस जो हम दो तरह के एटम्स लेते हैं डोपिंग के लिए, इन्हीं की वजह से जो डोपिंग है वो भी दो तरह की होती है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप डोपिंग। एन टाइप के लिए हम जो है वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इस्तेमाल करते हैं ग्रुप 5 के एटम्स में से, और अमूमन वो फास्फोरिक या आर्सेनिक होती है। अब इस फिगर में देखें, यहां पर आप देखें कि हमारे पास वो एक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर ये सेंटर वाला जो है ये हमने एक जो पेंटावेलेंट एटम ऐड किया, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब यहां पर चूंकि वैलेंसी 4 है तो 4 एटम जो है इसके ये फास्फोरस के या आर्सेनिक के वो तो इस्तेमाल हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। अब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल होगा फॉर द कंडक्शन। तो एज यू कैन सी कि ये जो इंप्योरिटी का एक एटम हमने इसके अंदर ऐड किया है, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द कंडक्शन। दैट इज वाई हम ग्रेड जो ग्रुप 5 वाले पेंटावेलेंट एटम्स हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कि हर जो एटम है इंप्योरिटी का वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवाता है, और इस एटम को हम डोनर एटम कहते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्शन। और इस तरह की जो डोपिंग है इसको हम एन टाइप डोपिंग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड जो टाइप है जिसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसके अंदर आप देखिए अब यहां पर हम जो ट्राइवेलेंट एटम्स है वो इस्तेमाल करते हैं। जो ट्राइवेलेंट एटम्स इसका मतलब ये कि उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो जब इस तरह का एटम हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो एज यू कैन सी कि हमें यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बॉन्डिंग के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे बॉन्डिंग के लिए, और एक खाली वैकेंसी रह जाएगी जिसको फिल करने के लिए कोई नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो इस जगह पर आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर लेगा तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह के डोपिंग जो है वो हमें
होल्स प्रोवाइड करती है फॉर द कंडक्शन, और इसमें इलेक्ट्रॉन चूंकि एटम चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम जो है वो होस्ट एटम कहते हैं, जो कि अपने नेबर से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एज ए रिजल्ट एक होल क्रिएट हो जाता है। और इस तरह की डोपिंग को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग कहते हैं। ये पी टाइप है क्योंकि इसके अंदर जो होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है वो अवेलेबल होते हैं फॉर द कंडक्शन। अच्छा, ये तो थी दो तरह की डोपिंग। अब हम एक जंक्शन की बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। अब पी एन जंक्शन क्या होता है जी? पी एन जंक्शन में हम करते ये हैं कि हम दो जो सेमीकंडक्टर्स है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो एक ही एंटिटी बन जाए, और इस तरह इसको हम एक पी एन जंक्शन कहते हैं। इसका सिंबल ये आप देख सकते हैं किस तरह इसका सिंबल होता है। अब होता क्या है कि ये जो सेंटर वाली प्लेस है, अब हमें पता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है उनके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स है इनके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जब ये यहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो इस बाउंड्री के ऊपर ये होल्स इधर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एस्टेब्लिश हो जाएगा वो इधर वाले होल्स को इधर जाने से रोकेंगे और इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ जाने से रोकेंगे। तो ये डिप्लीशन रीजन असल में एक बैरियर के तौर पर काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक बैरियर के तौर पर काम करेगा जो दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको लीक होने से रोकेंगे। और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये असल में एक बैरियर प्रोवाइड करता है फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट, के दोनों तरफ से करंट फ्लो करवाने के लिए हमें ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। इसको हम नी ड्रॉप भी कहते हैं, नी वोल्टेज भी कहते हैं। तो पीएन जंक्शन के अंदर मैंने आपको डिटेल्स बताई कि किस तरह से वो ज्वाइन होता है। अब अगर हम पीएन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट करवाते हैं, अब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दो तरीके से अटैच कर सकते हैं। एक पहला तरीका तो है कि आप पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। अब चूंकि पी टाइप पॉजिटिव पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, होल्स होते हैं, और ये बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव टर्मिनल पर अटैच है, तो दोनों तरफ सिचुएशन जो है, दोनों तरफ जो पार्टिकल्स की सिचुएशन है वो बढ़ेगी, और एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, करंट जो फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये ओवरकम कर देंगे इस बैरियर को। इस कंडीशन में हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, यानी कि पी टाइप जो पॉजिटिव के साथ अटैच हो, एन टाइप नेगेटिव के साथ अटैच हो, इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। अब सेकंड केस के अंदर पीएन जंक्शन को इस तरह से अटैच कर सकते हैं कि आप इसमें हम जो पी टाइप साइड है, यानी पॉजिटिव वाली जो साइड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो एन टाइप वाली साइड है इसको अटैच करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और इस ऑपोजिट पोलैरिटी की वजह से जो पीएन जंक्शन के दरमियान में डिप्लीशन रीजन है वो वाइड होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, बैरियर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से किसी तरह का भी इनके दरमियान करंट जो फ्लो नहीं कर पाएगा और करंट वो ऑलमोस्ट रुक जाएगा। इस कंडीशन को, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम रिवर्स बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इस केस में किसी तरह का भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके से हम पीएन जंक्शन को अटैच कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। एक फॉरवर्ड बायसिंग है और एक रिवर्स बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन होगी, जबकि रिवर्स बायसिंग में कंडक्शन नहीं होगी। फर्दर आगे कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी पीएन जंक्शंस की, जैसे कि लाइट एमिटिंग डायोड जिसको एलईडी कहते हैं, ये भी एक कंडीशन है जिसमें हम जब पी जंक्शन को फॉरवर्डली बाइस्ड करते हैं तो इसके दरमियान जब करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। इस तरह फोटो डायोड भी और इस तरह सोलर सेल भी, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है, डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, जब हम बात कर लेते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, कि पीएन जंक्शंस की जो करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो नी वोल्टेज है जर्मेनियम के लिए वो 0.3 वोल्ट्स है, और जो सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है। अब आईवी कैरेक्टरिस्टिक से हम देख सकते हैं कि नी वोल्टेज के बाद करंट जो है वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज करता है आफ्टर द नी वोल्टेज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आफ्टर ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट। यहाँ पर ये रैपिडली जो है वो करंट इंक्रीज करेगा आफ्टर द नी वोल्टेज। तो अब यहाँ पर एक मैक्सिमम करंट लिमिट होती है जंक्शन की, हर जंक्शन की एक मैक्सिमम करंट लिमिट होती है जिसमें वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम उस लिमिट से फर्दर उसको इंक्रीज करेंगे तो जंक्शन जो है वो
डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये जो लिमिट है ये पावर रेशियो ऑफ जंक्शन कहलाती है, जो ये डिफाइन करेगी कि कोई जंक्शन जो है वो किस हद तक ऑपरेट हो सकता है, कितने वोल्टेज या करंट्स के अगेंस्ट वो ऑपरेट हो सकता है। अगर हम रिवर्स बायसिंग में ले चलते हैं, अब रिवर्स बायसिंग को हम इंक्रीज करते हैं, और रिवर्स बायसिंग जब 0.7 से फर्दर इंक्रीज होती है तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हाई वेलोसिटी अटेन करते हैं, और जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स का वो ब्रेक हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एकदम से इंक्रीज होते हैं। इस कंडीशन को या इस इफेक्ट को हम एवोलांच इफेक्ट कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो अवेलेबल हो जाते हैं, और इस इफेक्ट का जो नेम रखा गया वो जीनर इफेक्ट रखा गया, और इसी बेस पर जो जीनर डायोड है वो बनाया गया। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं ड्रिफ्ट ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर। अब अगर हम यहां पर देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जंक्शन के अक्रॉस, वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की डिफ्यूजन को रोकता है। जैसे हम बात की थी कि जब हम पी और एन पार्ट को कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है वो बैरियर ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक बैरियर के तौर पर काम करता है, जो दोनों तरफ के मेजोरिटी चार्ज कैरियर को डिफ्यूज होने से रोकता है, अदरवाइज तो जंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रमोट करता है माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसमें लीकेज करंट जो है वो चलता रहता है। जंक्शन पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पी रीजन वाली साइड से, वो दूसरी तरफ अट्रैक्शन की वजह से चंद एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होकर फ्यूज हो जाते हैं होल्स के साथ, जिसकी वजह से एक लीकेज करंट जो है वो चलता रहता है। और इस वजह से वो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाते हैं उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, और आई इसको मेंशन किया जाता है आई ड्रिफ्ट से, और ये इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल दोनों के करंट से। अच्छा जी, आगे एक इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर की, दैट इज अ रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और जो डिवाइस इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको रेक्टिफायर कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली एसी करंट जो है वो एज कंपेयर टू डीसी सेफ कंसिडर किया जाता है। दैट इज वाई जो हमारी मेजर अप्लायंसेज है, ज्यादातर अप्लायंसेज है, उनके अंदर एसी करंट जो है वो ऑपरेट होता है, डीसी ऑपरेट नहीं होता। बट कुछ अप्लायंसेस के अंदर अगर छोटे ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें डीसी करंट रिक्वायर्ड होता है, तो हमें सर्किट के अंदर ही एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ जाती है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सके, और ऐसी डिवाइसेस को हम रेक्टिफायर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और जो ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स है, ये एज ए रेक्टिफायर भी इस्तेमाल होते हैं। अब रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है और एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। ये ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पर एज ए कपलिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर को कपलिंग डिवाइस इस्तेमाल करने के दो मकासद होते हैं। एक जरूरत होती है वहां पर अगर स्टेप अप करना है या वोल्टेज को या स्टेप डाउन करना है, वो वहीं पर ही हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम एज ए कपलिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि हमें उसके लिए कोई अलग से कोई सर्किट या कोई अलग से ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत पेश नहीं आती। दूसरा बेनिफिट ये है कि एज वी ऑल नो के जो ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, वो आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो है जो इनपुट एसी सोर्स है उसको और आउटपुट डीसी को इलेक्ट्रिकली इंसुलेट रखता है। तो जो शॉक हैजर्ड एक होता है हमारे पास, शॉक की जो चांस होता है वो खत्म हो जाता है, और ये सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम जो ट्रांसफार्मर को एज ए कपलिंग डिवाइस यूज करते हैं। अब ट्रांसफार्मर के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक डायोड इस्तेमाल किया गया। अब पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि डायोड जो है वो तभी आउटपुट देगा अगर वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, अगर वो रिवर्स बाइस्ड है तो वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। अब जब यहां से हमारे पास एसी सोर्स आ रहा है, हमें पता है कि एसी सोर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल पर मुश्तमिल होता है। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो एज यू कैन सी यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है, तो जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर एज ए इनपुट आएगा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग पर होगा, और ये हमें आरएल के अक्रॉस जो है वो आउटपुट देगा, और हम आउटपुट पर एक पॉजिटिव साइकिल देखेंगे। बट जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल पर ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा, और रिवर्स बाइसिंग में ये आउटपुट डिलीवर नहीं करेगा। दैट इज वाई हमारे पास यहाँ पर कोई आउटपुट जो है वो शो नहीं होगी। एंड अगेन पॉजिटिव साइकिल, अगेन ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और हमें आउटपुट देगा। और इस तरह एज यू कैन सी हाफ वेव जो वो रेक्टिफाई हो रही है, हाफ वेव जो वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और जो नेगेटिव साइकिल है वो ओमिट हो चुका हुआ है। इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन
कहते हैं। अब आ जाते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम जो सेकेंडरी वोल्टेज, जो ट्रांसफार्मर ऐसे कपलिंग डिवाइसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज में दो डायोड इस्तेमाल करते हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास दो डायोड है और यहाँ पर आरएल के क्रॉस जो हम आउटपुट जो है वो ले रहे हैं। अब होता क्या है कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो हमारे पास पॉजिटिव आए या नेगेटिव, यानी कि अगर हमारे पास किसी भी तरह की इनपुट आ जाती है, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल से स्टार्ट हो चाहे नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट हो। लेट्स सपोज पॉजिटिव साइकिल आता है, पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। और नेगेटिव साइकिल में आएगा तो ये वाला डायोड जो रिवर्स बायसिंग में गया, इसकी आउटपुट बंद होगी, बट ये जो है ये जो रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा और ये हमें यहाँ पर आउटपुट देगा। यानी कि मीन टाइम दो डायोड होने की वजह से अगर एक डायोड जो है वो हम उसकी पोलैरिटी उलट लगाई हुई है ना यहाँ पर, तो अगर एक डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है तो दूसरा रिवर्स बायसिंग में जाएगा, अगर दूसरा रिवर्स बायसिंग में है तो पहला फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा। तो इस तरह अल्टीमेटली हर इनपुट पर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो हमारे पास आउटपुट जो है वो आती रहेंगे। एज यू कैन सी, ड्यू टू D1, ड्यू टू D2, D1, D2, तो हमें कंटिन्यूसली जो है पॉजिटिव साइकिल्स जो है वो मिलती रहेंगी। और इस तरह से, इस तरह की रेक्टिफिकेशन का एज यू कैन सी का कोई गैप नहीं है, तो इस तरह के रेक्टिफिकेशन को हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से एक डायोड जो है, एक जो हमारा पीएन जंक्शन है, वो एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है। अब दूसरी जो अहम डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक बिल्डिंग ब्लॉक समझी जाती है, दैट इज अ ट्रांजिस्टर। तो अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर हम असल में दो जो पीएन जंक्शन है उनको आपस में सैंडविच करते हैं। सैंडविच किस तरह से करते हैं, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, इस वाले सेट में देखें कि आप दरमियान में जो पी टाइप है एरिया, उसको हमने सैंडविच किया बिटवीन दो एन टाइप्स के, और इसी तरह इस कॉन्फ़िगरेशन में एन टाइप को हमने सैंडविच किया बिटवीन टू पी टाइप्स के अंदर। तो अब यहां पर ये जो एन है, ये वाला एन है या ये पी है, ये पी एन के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको हम एमिटर और कलेक्टर कहते हैं, और जो रीजन हमने सेंटर में सैंडविच किया उसको हम बेस कहते हैं। इसकी डायग्राम जो है वो सर्किट में हम कुछ इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, एमिटर एंड कलेक्टर, एंड दिस वन इज बेस विच इज कॉमन फॉर बोथ दिस एमिटर एंड कलेक्टर। अच्छा जी, अब जब हम इसको ऑपरेट करवाते हैं तो इसमें हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इस केस में एनपीएन और ये पीएनपी है। एनपीएन के अंदर हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और पीएनपी के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स है, मेजॉरिटी जो वो चार्ज कैरियर्स होंगे। और अमिटर का जो काम है यहाँ पर, ये जो अमिटर है, ये वाली जो साइड, इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स और इस केस में होल्स को एमिट करना, और कलेक्टर का काम है इन होल्स को या इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना, और बेस जो वो दोनों की तरफ जो है वो कॉमन रहती है, दैट इज वाई इसको एमिटर कहते हैं, इसको कलेक्टर कहते हैं, दरमियान में बेस है। इस कॉन्फ़िगरेशन का स्पेसिफिकली नाम जो है वो कॉमन, खैर ये हम आगे पढ़ते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन कितनी तरह की। अच्छा जी, टोटल जो एमिटर का करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस और कलेक्टर के करंट के इक्वल। अच्छा, अब इसको इस ट्रांजिस्टर को दो तरह से लगाया जा सकता है। पहली जो हमारे पास टाइप है उसको हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि बेस जो है वो कनेक्टेड है इधर एमिटर के साथ भी और इधर कलेक्टर के साथ भी। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये ई बी जो जंक्शन है, ये वाला ई बी या बी ई इसको कह लें, ये हमारा इनपुट जंक्शन बन जाएगा, और ये जो सी बी जंक्शन है ये हमारा आउटपुट जंक्शन बन जाएगा। तो एज यू कैन सी है वी बी ई, तो ये हमारे इनपुट वोल्टेज है, और वी सी बी ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस हैं। और इस तरह से यहां पर हमारे पास जो है वो अगर हम एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो इधर एमिटर से एमिट होंगे, और हमारे पास इधर जो है वो हमारे पास कलेक्ट होंगे। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए हमारे पास ये एन साइड है। अब आप सिर्फ इसको हाफ कर ले, ये आपके पास एज अ ट्रांजिस्टर आ जाएगा, एनपी ट्रांजिस्टर। तो नेगेटिव साइड इज अटैच्ड टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड इज अटैच्ड टू पॉजिटिव। तो वीबीई इस सर्कल में जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ये जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा, और ये आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब इस केस में देखिए जो नेगेटिव पार्ट है इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो पॉजिटिव पार्ट है इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो है ये वाली जो साइड है ये आपकी चल जाएगी रिवर्स बायसिंग में। तो यहां पर कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, विच मींस कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, और ये रिवर्स बायसिंग में है तो ये कलेक्ट करेगा थ्रू द बेस।
दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जाने से पहले हम इसका जो ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। इसके ऑपरेशन के 3 रीजन होते हैं। एक को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, सेकंड रीजन ये वाला जो होता है इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं, और ये वाला रीजन है इसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब अब ट्रांजिस्टर जो है वो असल में दो जो जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, उनका सैंडविच होता है। अब सैंडविच इस कंडीशन में आप देख ले, एक हमारे पास ये एनपी जंक्शन बन गया और एक हमारे पास ये पीएन जंक्शन बन गया। अब जो हमने 3 रीजन पढ़े, एक सैचुरेशन, एक ऑपरेशनल और एक कट ऑफ। अगर तो ये दोनों रीजन फॉरवर्ड बायसिंग में चले जाए, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एमिट करेंगे और इस केस को हम कहेंगे ये सैचुरेशन रीजन बन जाता है। दूसरा केस ये कि दोनों ही रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट हो जाए, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो। तो जब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होगी तो दोनों ही आउटपुट एमिट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स एमिट नहीं करेंगे। इस केस को हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। यह तभी प्रॉपर ऑपरेट करेगा जब एक जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड हो और दूसरा रिवर्स हो, ताकि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स प्रोड्यूस करे तो दूसरा उसको कलेक्ट करे। इस रीजन को हम ऑपरेशनल रीजन कहते हैं। अब यहां पर ये जो आप नीचे रीजन देख रहे हैं, यहां पर कोई आउटपुट नहीं है। आईबी जो बेस करंट है वो 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों जो जंक्शंस हैं, दोनों जो साइड्स हैं हमारी, अमीटर और बेस, कलेक्टर और बेस, वो दोनों रिवर्स बायसिंग में आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। और ये वाला जो रीजन है इसमें दोनों ही फॉरवर्ड बायस है, दोनों ही आउटपुट जनरेट करे, सैचुरेशन रीजन आ जाएगी। और ये जो क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन है, ये वो रीजन है जहां पर एक साइड जो है वो फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है, और इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। दूसरे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके अंदर जो एमिटर है वो हम कॉमन कर देते हैं बिटवीन बोथ साइड। एज यू कैन सी, ये हमारे पास एमिटर जो है ये कॉमन हो गया एन साइड, और एक जंक्शन हमारे पास ये बन जाएगा और एक जंक्शन ये बन जाएगा। और इसकी भी आउटपुट वैसे कंसीडर करेंगे कि दोनों जंक्शन में जब एक फॉरवर्ड होगा एक रिवर्स होगा, तभी हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी। और अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड 2 फैक्टर्स हैं, उनको अल्फा और बीटा फैक्टर कहते हैं। अब अल्फा फैक्टर क्या होता है? अल्फा फैक्टर रेशियो है कलेक्टिव करंट की और एमिटर करंट की, कलेक्टर और एमिटर करंट की जो रेशियो है उसको हम अल्फा फैक्टर कहते हैं। दूसरा हमारे पास बीटा फैक्टर है। बीटा फैक्टर जो है ये कलेक्टर करंट और बेस करंट की जो है वो रेशियो है, बेस और कलेक्टर करंट की, तो इसको हम बीटा फैक्टर कहते हैं। इस तरह ये बीटा स्टैटिक में सिंपल वैल्यूज है, डायनामिक में हम स्मॉल से स्मॉल चेंज भी जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, इंटरकेट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बीटा को इन द फॉर्म ऑफ अल्फा जो है वो दिखाया गया। जैसे जो बेस करंट है वो कैसे हम निकालेंगे, एमीटर में से कलेक्टर करंट को माइनस कर दें, दोनों को ई से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर ये हमारे पास अल्फा अल्फा बन जाएंगे। तो बीटा फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, उसका फार्मूला हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, एम्पलीफिकेशन क्या होती है? एम्पलीफिकेशन के अंदर हम किसी सिग्नल को उसको चेंज किए बगैर उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो इंक्रीज करते हैं, यानी कि हम उसकी जो ओरिजिनल शेप है या ओरिजिनल सिग्नल उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर उसकी इंटेंसिटी को एनहांस करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं कि एक ऐसी डिवाइस हमें रिक्वायर्ड है जो उसको इनपुट दी गई है उसमें से बड़ा ही थोड़ा सा पॉइंट या करंट या वोल्टेज को उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करे, और बाकी करंट को जो है वो ऐसे आउटपुट प्रोवाइड कर दे, उसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और ट्रांजिस्टर जो है वो खुद को ऑपरेट करने के लिए बहुत छोटा सा करंट जो है वो इस्तेमाल करता है। दैट इज वाई ट्रांजिस्टर जो है वो एक एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह ट्रांजिस्टर, जैसे कि हम पीछे बात कर चुके हैं, एज ए स्विच भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज फॉरवर्ड बायसिंग में ये करंट को ट्रांसमिट करता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में ये करंट को ट्रांसमिट नहीं करता, इसलिए इसको एज ए स्विच भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।